Gopi Kumar Srivastava from ISF Sudamdi. I am your social science teacher. ओके पिछले क्लास मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म, जो सिविक्स से था, और मैंने चैप्टर 2 पढ़ाया था। पर मैंने उस चैप्टर के बारे में पूरा कंप्लीट कर दिया था, सारा चीज़ बता दिया था, और मैंने उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन से बनाने के लिए दिया था आप लोग को, है ना। अब हम इसके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे, इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन जानेंगे, इसका मैचिंग जानेंगे, इसका फिल इन द ब्लैंक जानेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ना। पूरा डिटेल से हम लोग इसको और देखेंगे, समझेंगे। तो इसको समझने से पहले हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इस चैप्टर को, थोड़ा सा समरी के तौर पे, छोटा सा समरी है, बना के देखते हैं, हर पॉइंट को डील करते हैं। तो पहला जो टॉपिक जो हम पढ़ाए थे वो अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म है। तो आप सेकुलरिज्म से क्या समझते हैं? तो सेकुलरिज्म का मतलब हम आपको बताए थे, जब आपका राष्ट्र मतलब नेशन खुद को धर्म से, लोगों को धर्म से अलग कर दे, अलग सोचे, किसी पार्टिकुलर एक धर्म को ना अपनाए, तो वो सेकुलरिज्म होता है। मतलब ये हुआ, अगर हम लोग हिंदू हैं, हिंदू में 100 करोड़ आबादी है, तो यहाँ पे फिर भी हमारा जो सेकुलरिज्म को फॉलो किया जा रहा है, मतलब कि हम लोग किसी सिर्फ हिंदी को ही नहीं ले जा रहे हैं या हिंदू को ही नहीं फॉलो करते हैं, सभी धर्म का रिस्पेक्ट करते हैं, सभी धर्म का आदर करते हैं, सभी धर्म को अपना बोलने का हक दिए हैं। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। मतलब हम लोग सेकुलरिज्म को समझते हैं, सब मिलजुल के रखते हैं। ये कहा गया है अनेकता में एकता, ये जो बातें हैं ये सच है, ये भारत में ही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन बोले थे व्हाट इज़ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का मतलब सीधा साफ है कि सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है जब आपका राष्ट्र, मतलब जब गवर्नमेंट खुद को देश के लोगों से या लोगों के धर्म से अलग कर दें, किसी पार्टिकुलर एक धर्म को या दो धर्म को लेके ना चले, वो पूरा देश को लेके चले, वो सिर्फ देश के बारे में सोचे और हर धर्म को उसका अधिकार दे, उसको बोलने का अधिकार दे, उसको अपना धर्म का प्रचार करने का अधिकार दे, तो ये चीज़ आपका सेकुलरिज्म कहलाता है। अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म और सेकुलरिज्म में ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों एक ही बातें हैं। अगला क्वेश्चन हम बोले थे कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ये क्यों ज़रूरत पड़ता है कि स्टेट, आपको बताए थे यहाँ स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता है, ऐसा नहीं कि झारखंड के बारे में बात करें ना, यहाँ पे हम पूरा देश के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पूरा देश जो है, जो राष्ट्र है हमारा, जो गवर्नमेंट चला रहा है, वो हमारे देश में बहुत सारा लैंग्वेज है, ठीक ना, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग तरह का लोग हैं, अलग अलग तरह का उन लोगों का सोच है, पर हमारा जो देश है सभी को देख के चलता है, सभी को ले के चलता है, इसलिए खुद को धर्मों से अलग रखा है, ताकि अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करता है तो लोगों को दिक्कत हो जाएगा कि अगर मान लीजिए हम गवर्नमेंट है और हम बोले कि नहीं एक ही लैंग्वेज बोला जाएगा जो कि हिंदी है, क्योंकि हिंदी का मेजोरिटी ज़्यादा है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि हमारे देश में हर तरह के लोग हैं, चाहे मेजोरिटी कम रहे या जो मेजोरिटी ज़्यादा रहे। हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी जो लोग हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, इन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देता है, चाहे वो ओबीसी में आए, चाहे वो मुस्लिम धर्म के क्यों नहीं हो, ये सभी माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं। इन सभी का गवर्नमेंट ध्यान देता है कि इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने अपना स्टेट को रिलीजन से अलग करके रखा है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। अब इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? इंडियन सेकुलरिज्म वो है जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है कि हमें फंडामेंटल राइट के अनुसार क्या करना चाहिए, है ना। इंडियन सेकुलरिज्म के अनुसार हमारा जो भारत है वो लोगों को बोलने का अधिकार दिया है, धर्म को अपनाने का अधिकार दिया है। इस सेकुलरिज्म के अनुसार लोग अपने धर्म को बदल भी सकते हैं, चाहे तो चेंज कर सकते हैं, है ना। और इसी धर्म के अनुसार, इसी फंडामेंटल के अनुसार हमारा जो आर्टिकल में लिखा हुआ है फंडामेंटल का, उसमें ये लिखा है कि लोगों को बोलने का अधिकार है, वो लोगों को अपना धर्म अपनाने का अधिकार है, लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। तो हमारा जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो लोगों को अधिकार देता है, बट कभी काल क्या करता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन करता है, कभी काल इंटरवेंशन नहीं करता है लोगों के धर्म में। कब इंटरवेंशन करता है? जब लगता है गवर्नमेंट को हाँ करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी धर्म में अनटचेबिलिटी है, छुआछूत का होते रहता है, या छुआछूत के कारण कोई लोग परेशान हैं, जो लो कास्ट के लोग हैं उसको देखना नहीं चाहते अपर कास्ट के लोग, या उसको मार रहे हैं या पीट रहे हैं, तब गवर्नमेंट वहाँ पे इंटरवेंशन करते हैं। तो अनटचेबिलिटी ये इस समय में मतलब इमरजेंसी में आते हैं ना। या फिर मान लीजिए किसी धर्म का लोग, जैसे कि कोई भी धर्म के लोग हैं, वो अपने बच्चों को पेट में ही मार देते हैं, ठीक ना। तो उस समय भी गवर्नमेंट क्या करता है? इंटरफेयर करता है, क्योंकि ये ह्यूमन राइट के खिलाफ होते हैं, तो गवर्नमेंट उसको रोकने का काम करता है, वहाँ पे वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन करने लगता है। तो गवर्नमेंट का जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो कभी इंटरवेंशन करता है, कभी इंटरवेंशन नहीं करता है, वो देश का भलाई को लेके चलता है, ठीक है, ताकि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल ना हो सके, सभी धर्म को सेकुलर माना जाए, सभी धर्म को आगे बढ़ाया जाए।
फिर अगला पॉइंट है माइनॉरिटी और मेजोरिटी। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, जब लोग संख्या में कम हो, जैसे कि हमारे भारत देश है, ठीक है, इसमें 130 करोड़ का आबादी है, उसमें से आपको मान लीजिए 30 या 20 करोड़ आपका मुस्लिम है, तो ये माइनॉरिटी में आ गया। और हमारा जो हिंदू है वो 100 करोड़ है, तो वो मेजोरिटी में आ गया, ठीक ना। अब किसी भी धर्म में कोई ज़्यादा लोग होते हैं या ज़्यादा लोग पीपल होंगे तो वहाँ पे वो मेजोरिटी में आते हैं, और जो कम होते हैं वो माइनॉरिटी में आते हैं। यहाँ करता है क्या है, मेजोरिटी अपना पावर दिखाने लगता है, मेजोरिटी माइनॉरिटी को दबाने लगता है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट बना के रखा है कि किसी भी माइनॉरिटी सेक्शन के लोग को मेजोरिटी के द्वारा मतलब कि परेशान नहीं किया जाए, उसको मतलब कि मेजोरिटी के द्वारा उसका शोषण नहीं किया जाए, उसको बचाया जाए। इसलिए गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल निभाता है ताकि माइनॉरिटी को बचाया जा सके। माइनॉरिटी के अंदर ST SC OBC और मुस्लिम धर्म के लोग आते हैं, क्योंकि वो संख्या में कम होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं पेज नंबर 2 में, है ना। व्हाट इज सेकुलरिज्म? सेकुलरिज्म बता चुके हैं हम आपको, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडियन द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजन बिलीव एंड प्रैक्टिस। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो हमारे लोगों को आज़ादी दिया है धर्म रखने का, विश्वास रखने का, और उन धर्मों को प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस मतलब चलाने का, ताकि वो अपने धर्म को आगे बढ़ा सकें। जैसे क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन वो चर्च खोल सकते हैं, अगर मुस्लिम है तो मस्जिद खोल सकते हैं, वहाँ पूजा कर नमाज पढ़ सकते हैं। हिंदू है तो वो मंदिर खोल सकता है, वहाँ पूजा कर सकता है। तो यहाँ सभी को फ्रीडम दिया गया है, इसलिए यहाँ पे सेकुलरिज्म है, ठीक है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है राइट द मीनिंग ऑफ कोर्सन। कोर्सन का मतलब होता है ज़बरदस्ती, जब किसी को ज़बरदस्ती काम कराया जाए। आप जानते हैं ये काम आपका मेजोरिटी के द्वारा माइनॉरिटी को होता है, क्योंकि मेजोरिटी ज़्यादा पावर में है, मेजोरिटी ज़्यादा है तो मेजोरिटी हमेशा माइनॉरिटी को दबा देता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का काम होता है माइनॉरिटी को बचाना। तो यहाँ कोर्सन का मतलब हो गया मेजोरिटी का हावी हो जाना। किस पे हावी हो जाना? तो माइनॉरिटी पे हावी हो जाना। जब ऐसा होगा तो वो आपका ये कहलाएगा कोर्सन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन इंटरफेरेंस? तो यहाँ नॉन इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट के अनुसार सबको बोलने का अधिकार दिया है, सबको धर्म रखने का अधिकार दिया है, इसका मतलब गवर्नमेंट इंटरफेयर धर्मों में नहीं कर सकता। जब धर्मों में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, तब इसको इस तरह के बातों को हम लोग, जो गवर्नमेंट बोलता है कि ये जो चीज़ें हैं वो उसका नॉन इंटरफेरेंस हो गया। मतलब गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, कुछ बातें नहीं कर सकता, ना उसको उस धर्म में छेड़छाड़ कर सकता है। वो जैसा चाहे वो कर सकता है, वो अपनी बातें को रख सकता है, वो अपने धर्म को अपना सकता है, वो इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, वो स्कूल खोल सकता है, वो नमाज पढ़ सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। वो क्रिश्चियन को धर्म को भी अपना सकता है। दैट इज़ नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस मतलब इंटरफेयर नहीं करना किसी धर्म में, ठीक है। तो इन बातों को आप रिकॉल करते समझें। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी मतलब मेथड या टेक्निक ऑफ द इंटरवेंशन टू सपोर्ट माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को गवर्नमेंट किस तरह से सपोर्ट कर सकता है या कैसे इंटरफेयर कर सकता है उसकी ज़िंदगी में, या इंटरवेंशन मतलब दखल अंदाजी कर सकता है। तो आपको बता दें, तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ग्रांट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेटअप देयर स्कूल कॉलेज एंड आल्सो ग्रांट देम एड, सहायता देता है, स्कूल खोलने की आज़ादी देते हैं। मतलब गवर्नमेंट क्या करता है, पूरी तरह से माइनॉरिटी को हेल्प करता है ताकि वो अपना धर्म को आगे बढ़ा सके, वो पीछे ना रह सके। गवर्नमेंट हर तरह का संभव करता है, प्रयास करता है, उन लोगों को सहायता देता है, चाहे वो उनके बच्चा को पढ़ाने के लिए हो। मतलब गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है उसके अनुसार माइनॉरिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। आप ये जानते हैं हमारे देश में रिजर्वेशन सिस्टम है, जो ST ST के लिए और आपका OBC के लिए है, और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी है ना। मेन मोटिव यही है ताकि वो जो माइनॉरिटी सेक्शन है, जो लोग कम है, उनका हेल्प किया जा सके इन प्लान के अनुसार। इस प्रकार गवर्नमेंट क्या करता है, इंटरवेंशन करता है ताकि वो सपोर्ट कर सके। किसको सपोर्ट कर सके? तो माइनॉरिटी सेक्शन को सपोर्ट कर सकता है। गवर्नमेंट का ये एक तरीका हो गया जिससे माइनॉरिटी सेक्शन को देखा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये हो गया कि जब लोगों को उसके कास्ट के अनुसार, सेक्स के अनुसार या धर्म के अनुसार अलग किया जाए, तब वो आपका डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। इसका मतलब जब शॉर्ट में ये हो गया, व्हेन पीपल आर नॉट गिवन इक्वल राइट, मतलब लोगों को इक्वल राइट नहीं दिया जाए, किसी को राइट ज़्यादा दिया जाए, किसी को राइट कम दिया जाए, तो इसका मतलब यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन मतलब साफ समझिएगा कि भिन्नता होना, भेदभाव होना लोगों में, जो कास्ट के लिए भी हो सकता है, वो पैसों के लिए भी हो सकता है, वो किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है भिन्नता। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ मेजॉरिटी हमेशा माइनॉरिटी पे भी डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं,
तो ये मेरा पूरा सारा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है मेरा सारा। अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद जो है वो मैच द फॉलोइंग है, वो वेदर ट्रू और फॉल्स है, आप इसे देख सकते हैं। ये आपका चैप्टर से ही रिलेटेड है, ठीक है। और आप उसके बाद देख सकते हैं, आप उसके बाद से देख सकते हैं किस तरह से ट्रू फॉल्स है। फिर अगला जो पेज है उसमें आप फिल इन द ब्लैंक देख सकते हैं। इस फिल इन द ब्लैंक्स को भी आप बना लीजिए, लिख लीजिए। ये सभी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। फिर नीचे में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव को भी आपको बनाना है। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप इसको समझ सकें। फिर अगला पेज में भी आप देखेंगे वो ऑब्जेक्टिव ही आपका रहेगा, और आपका उसमें और कुछ भी नहीं रहने वाला है। आप इस ऑब्जेक्टिव को देख के बना सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने हिसाब से इसको लिखें। फिर हम लोग आते हैं इस चैप्टर का एक्सरसाइज में, ठीक ना। इस एक्सरसाइज में देख सकते हैं आप 2 क्वेश्चन पहले हैं, ठीक है। मैंने पहले क्वेश्चन लिखा है, फिर इसका आंसर लिखा है, आप उसे चेक कर सकते हैं, देख सकते। इसमें आपका क्वेश्चन है 2, 3, 4 और 3, 1, 2, 3, 4 सारा क्वेश्चन है ना। आप इस दोनों पेज में देख सकते हैं, पेज में 7 और 8 में। फिर पेज नंबर 9 में आप ये देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखा है मैंने, और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखा है। आप इसे भी नोट डाउन कर लें, समझ लें, उसको सारा उतार लें, ताकि आप इसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखा है, पेज नंबर 10 है। इसमें मैंने भी बहुत एनुअल कैलेंडर हॉलीडे के बारे में लिखा है। सब कुछ आप देख लें, समझ लें, इसको भी प्रिपेयर करें। अब ये पेज नंबर 12 नहीं, 11 है। आप इसमें 11 वाला भी देख लें, 10 के बाद ही है, गलती से 12 लिखा गया, इसको चेक कर लें और कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है। और पेज नंबर 13 में हम लोग का एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप देख लें, समझ लें और इसको कंप्लीट कर लें, है ना, ताकि आप अच्छे से तरीके से एग्ज़ाम में तैयारी कर सकें और बेहतर तरीके। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। ये सारा क्वेश्चन आसान है, आप बिल्कुल इसे लिखें। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट से लिखा गया है, इस नोट्स में कोई कमी नहीं है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू। अगली क्लास में एक नया चैप्टर के साथ आऊँगा, चैप्टर नंबर 3, जो आपका सिविक्स का हो भी सकता है, हिस्ट्री का भी हो सकता है। मैं पहले सिविक्स, हिस्ट्री सबका एक-एक बनाऊँगा, ठीक ना। And I am Gopi Kumar Srivastava from ISF Sudhamdi. I am your social science teacher. ओके, पिछले क्लास मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म।